जय हिंद, नमस्कार एंड वेलकम टू द यूपीएससी और जिंदगी नामा। साथियों, आप सबको मालूम है कि हम इस यूट्यूब चैनल पर विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों से कर रहे हैं जिंदगी और करियर पर संवाद। इस कड़ी में आज हमारे साथ हैं विजय पाल सिंह परिहार सर। सर, बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। साथियों, आप सबको मालूम है कि अभी तक हमने 2 एपिसोड रिलीज किया, जिसमें हमने पहला एपिसोड जिंदगी को डेडिकेटेड किया और दूसरा जो हमारा एपिसोड था वो मंगलदेव सिंह सर के साथ था, जो दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं। उस एपिसोड में हमने बात करी दोस्तों जिंदगी और कॉलेज और यूपीएससी को मिलाकर। लेकिन आज का हमारा वीडियो टोटली केंद्रित है यूपीएससी की रणनीति को लेकर के, चाहे वो प्रीलिम्स हो, मेंस हो या इंटरव्यू हो। इस कड़ी में सर हमारे साथ हैं। और दोस्तों, सबसे पहले तो सर का एक छोटा सा परिचय हो जाए, क्योंकि सर का परिचय है बहुत बड़ा, बट उसको हम ब्रीफ में करेंगे। सर, आप सतना एमपी से आते हैं जी, बिल्कुल। और कई बड़े कोचिंग संस्थानों में बहुत पहले से पढ़ाते रहे हैं, और जैसे कि निर्माण आईएएस और बायजूस आईएएस में आप बहुत लंबे समय तक जुड़े रहे। देश के बड़े बड़े कोचिंग संस्थानों में पढ़ाने का एक अनुभव है। और साथियों, मैं बता दूं कि सर एक बहुत शानदार शख्सियत है। सर के साथ मेरा अनुभव ये रहा कि जब मैं सर के साथ मिला तो मैं मिल के आया तो सर का व्यक्तित्व मुझे इतना शानदार लगा कि अनायास ही एक अपनी तरफ खींचने वाला व्यक्तित्व है। तो मैं बार बार सर से अक्सर मिलता रहता हूँ। साथियों, सर मेरे ही नहीं, जितने भी प्रतियोगी छात्र हैं उनके सबसे फेवरेट टीचर हैं। और सर ने हाल ही में नेक्स्ट जेन आईएएस इंस्टीट्यूट की स्थापना की है। तो सर, इस बातचीत में आप हमारा मार्गदर्शन करने के लिए उपस्थित हैं। बिल्कुल बिल्कुल भाई, आप बताएंगे। सर, अब सवाल जवाब का सिलसिला थोड़ा चालू करते हैं। हाँ। और आज हमारे दर्शकों को एक रणनीति जो है यूपीएससी की जो स्ट्रैटेजी होती है, आप जानते हैं, आप खुद भी पढ़ाते रहे हैं, तो आपने देखा होगा कि जो स्ट्रैटेजी का और लैक ऑफ मार्गदर्शन है उससे कई बार बच्चे की तैयारी बहुत लंबे समय तक खिंच जाती है। होता है, बिल्कुल होता है। सर, पहला सवाल लोगों ने हमें भेजा है जब हमने अनाउंस किया कि आप आ रहे हैं, तो लोगों ने कहा कि सर से पूछिएगा कि सिविल सेवा तैयारी करने वाले छात्र में ऐसे कौन से गुण होने चाहिए जिससे सिलेक्शन में जो बहुत सारा समय लग जाता है वो ना लगे। भाई देखिए, एक गुण तो है कि हाईली डिसिप्लिन होना चाहिए। हाईली डिसिप्लिन होना पड़ेगा। मतलब आप ये समझिए कि अगर आप डिसिप्लिन नहीं है, अगर आप टाइम टेबल अपना फॉलो नहीं कर पाते, आपको ही बनाना है टाइम टेबल, कोई दूसरा नहीं बनाएगा आपके टाइम टेबल। समझिए, दूसरे का टाइम टेबल आपको फॉलो भी नहीं करना है, क्योंकि आपका नेचर अलग है दूसरे से, है ना। तो हर आदमी का नेचर अलग होता है दूसरे से, तो इसे अपना टाइम टेबल बनाइए, लेकिन एक बार बना लीजिए तो उसको फॉलो कीजिए एबनॉर्मली। मतलब आप समझिए 1-2 महीने फॉलो नहीं करना है, साल फॉलो करना है। बिल्कुल। पूरे साल आपको शायद ही एक आध ऐसा एक्सेप्शन मिले कि भाई आज मेरा रूटीन फॉलो नहीं हुआ। बिल्कुल। तो जब आप ये करते हैं तो पहला गुण ये चाहिए, आप जितनी जल्दी सिलेक्शन चाहते हैं उतना आपको डेडिकेटेड होना पड़ेगा, उतना डिसिप्लिन होना पड़ेगा। बिल्कुल सर, अनुशासन जरूरी है इस तैयारी के दौरान। एकदम। सर, ये हमारा सवाल जवाब का पहला सेगमेंट था, जिसमें पहला सवाल हमने पूछा, और दूसरा सवाल सर इसी से कनेक्ट होता है। सवाल ये है सर कि सिविल सेवा की तैयारी करने की सही स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। बहुत सारे लोगों का सवाल है, जिसमें हम विशेष रूप से कोट करेंगे कि आप आंसर राइटिंग और ऑप्शनल सब्जेक्ट कब से शुरू करें, इस संदर्भ में थोड़ा सा हमारा मार्गदर्शन करें। तो देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि हम आते हैं और हमको नहीं पता होता कि कौन सी किताब पढ़नी है, कौन सी चीजें पढ़नी है, क्या पढ़ने से हो जाएगा, कितना सिलेबस है, आइडिया ही नहीं होता। ऐसा लगता है कि बस अनवरत पढ़ते चले जाना है ना। और जो हम पढ़ जाते हैं वो थोड़े दिन बाद भूल जाते हैं। बहुत सारी लड़की शिकायत करते हैं, सर पढ़े वो भूल गए। सबसे पहला काम होता है कि हमारा दायरा क्या है उसको पहचानना। जब तक आप अपना दायरा यानी सिलेबस कितना कंप्लीट करना है आप नहीं पहचानते हैं, आप उस सिलेबस को कंप्लीट नहीं करते हैं या उस सिलेबस के दायरे को सही तरीके से नहीं माप पाते हैं, तब तक आप समझिए तैयारी के ओर छोर से आप वाकिफ नहीं हैं। तो सबसे पहला काम आपको करना है कि वो सीमा निर्धारित करनी है कि हमारा ये सिलेबस है पॉलिटी का, ये है ज्योग्राफी का, ये है साइंस का, इतने टॉपिक पढ़ेंगे हमारे क्वेश्चन हो जाएंगे। बिल्कुल। सिलेबस सबसे पहले आपको सिलेबस कंप्लीट गो थ्रू होना है। पहली स्ट्रेटजी ही यही है, सिलेबस कंप्लीट गो थ्रू होइए, जहां तक पढ़ना है उसे पढ़िए। दूसरा काम है, जितने कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करने चाहिए सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। किसी भी आंसर राइटिंग से पहले, किसी भी टेस्ट सीरीज से पहले
है ना। क्योंकि यहाँ क्या है, बड़ी अजीब सी समस्या है कि लोग टेस्ट सीरीज देते हैं, अभी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, अभी पूरा पढ़ा नहीं है, अभी कुछ एग्जाम बीच में आ गया, वो भी कर लिया, ये भी कर लिया। भाई कुछ दिन तो ये भूल जाओ कि कोई एग्जाम आ रहा है। बिल्कुल। पहले तो आप समझ लीजिए कि आपने टारगेट किया यूपीएससी, बीच में बहुत सारे एग्जाम देना एकदम बंद कर दीजिए। सबसे पहला हमें अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, उसकी जितनी बातें हैं उसे समझ लेना है। जब हम उस सीमा तक पहुंच जाते हैं, लगने लगे कि हाँ जी हमको कुछ कुछ दिमाग में चला गया है, बहुत कुछ समझ में आ गया है, थोड़ी बहुत ही चीजें हैं, अब आपका सेकंड स्टेप चालू होता है, जिसे कहते हैं आंसर राइटिंग। भाई जब दिमाग में कुछ होगा तो कुछ निकलेगा ना। बिल्कुल। कुछ होगा ही नहीं तो निकलेगा क्या, ये सर बड़ी बात है ना। भाई दिमाग में होना तो चाहिए, तो कुछ याद करके और कुछ समझ के। देखिए यहाँ पर क्या है, यूपीएससी में आते हैं तो बहुत सारे लोग अपने आप को ऐसा मानते हैं कि मतलब हम बहुत होशियारी से अपने आप को प्रेजेंट करें। तो प्रेजेंट क्या करते हैं, तो कहते हैं कि देखो हम क्या है, समझ तो लेते हैं सर, लेकिन याद नहीं कर पाते। तो दोस्त अगर याद नहीं कर पाते तो यूपीएससी फील्ड तब भी आपके लिए नहीं। याद तो करना पड़ेगा, है ना। समझना पहला स्टेप है, लेकिन समझ के फिर याद भी करना पड़ेगा। ये यहाँ दिमाग में जो चीज है वो फटाफट निकलती है। सर इसी से एक चीज याद आई मुझे। मेरे एक जूनियर हैं, जब मेरे पास पहली बार आए तो उन्होंने कहा कि भैया आप कितने साल से तैयारी कर रहे हो। तो मैंने कहा मुझे 4-5 साल हो गया। बोले कि आपने कुछ किया अभी तक? तो मैंने कहा हाँ मेंस और ये सब होता रहता है, चलता रहता है। तो बोले कि अच्छा आप 5 साल से तैयारी कर रहे हो। और अब जब वो मुझे 3 साल बाद मिले अपनी तैयारी के, तो कह रहे हैं भैया कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तो ये समस्याएं हैं सर। निश्चित तौर पर जब नया नया लड़का आता है तो उसको लगता है कि इतने साल क्या है, मैं तो 6 महीने के अंदर सब कुछ खत्म कर दूंगा। हाँ सर। भाई आप समझिए कि ये जो जितना विस्तार है इसका ना, तो सबसे पहले उसे समझना सीखिए। जैसे ही आप समझ जाते हैं, कॉन्सेप्ट समझ जाते हैं, कुछ दिमाग में आ जाता है, तब आपकी बात होती है कि आप आंसर राइटिंग करेंगे, आप टेस्ट देंगे, आप तरह तरह की चीजें करेंगे कि आपको पता लगे कि एक्चुअली आपके दिमाग में कितना गया, आपने कितना याद किया या कितना समझा, तब तो टेस्ट होगा। उसके पहले कोई टेस्ट नहीं होता। तो नो आंसर राइटिंग, है ना। हाँ, अब उसके बाद क्या है, अब जीएस को आपने सेट कर दिया, तो ऑप्शनल तो हमेशा सीमा के दायरे में ही। हमेशा क्या होता है, ऑप्शनल को थोड़ी इस मामले में सरल माना जाता है कि उसका तो सीमित दायरा है, सीमित वो है, या सिलेबस है आपके पास रखा हुआ, उतना ही पढ़ना है। बिल्कुल, है ना। तो उसको तो कई बार क्या होता था, आज तो मान लीजिए एक सब्जेक्ट है, जब 2 सब्जेक्ट हुआ करते थे, लोग सबसे पहले सब्जेक्ट रट लिया करते थे क्योंकि इतना ही तो है सिलेबस। जीएस का दायरा बहुत बड़ा है, और आज तो जीएस का दायरा और बड़ा कर दिया है, नंबर के हिसाब से, अन्य हिसाब से उसको थोड़ी सी और बड़ा कर दिया है उन लोगों। सर यहीं से एक सवाल और बनता है कि जैसे लोग क्या कहते हैं कि शुरू में हम तैयारी करने आए, ऑप्शनल सब्जेक्ट किया, जीएस किया, 1 साल हमारी कोचिंग में बीत जाता है, और लोग कहते हैं कि अब जीएस प्रिपेयर करें 1 साल बाद कि ऑप्शनल करें। तो ऑप्शनल का सही समय? भाई जीएस कर लिया, जीएस का दायरा बन गया, है ना। उसके एक पोर्शन में जब आप आ गए, अब आप उसकी भी तैयारी कर लीजिए। अगली कोई भी एग्जाम, कोई भी साइकिल में पहुंचने से पहले, कि प्री मेंस के चक्कर में आने से पहले आपका सब कुछ पढ़ लिया गया होना चाहिए। बिल्कुल, है ना। मतलब जो भी आप एग्जाम टारगेट करते हैं, एक तो समझिए क्या है, अगले साल का एग्जाम टारगेट कीजिए, क्योंकि 1.5 साल लगते हैं कम से कम तैयारी। 1 साल में आप जीएस करेंगे, अगले 6 महीने में आप सब्जेक्ट करेंगे। अगर बहुत तेज कर रहे हैं तो, अगर धीमा कर रहे हैं, अगर आपका स्पीड धीमी है तो फिर उस हिसाब से बढ़ा लीजिए अपना समय। लेकिन अगर आप तेज कर रहे हैं तो आप समझिए पहले साल में आप जीएस कर जाएंगे, 1 साल आपके लिए सफिशिएंट होगा, जहां आपका दायरा बन जाएगा, समझ में आ जाएगा, चीजें कहीं ना कहीं आ जाएंगी, और अगले 6 महीने में आप अपने सब्जेक्ट पर पकड़ बना जाएंगे। और अब आप उस स्थिति में होंगे कि ठीक है, बहुत अच्छा नहीं है, ठीक है। बिल्कुल सर, मुझे उम्मीद है कि अब लोग आप यहीं तक पहुंच पाएंगे, और उसके आगे का फिर रणनीति बनती है। बिल्कुल, मुझे उम्मीद है कि दर्शकों आपको ये सवाल का जवाब प्रॉपर दिया है सर ने। स्टेप बाय स्टेप कई बातें सर ने बताई, इसको आप फॉलो करेंगे तो निश्चित तौर पे ये तैयारी के लिए कारगर साबित होगा। सर हमारे यहाँ पहला सेगमेंट समाप्त होता है, अब हम दूसरे सेगमेंट की तरफ चलते हैं। और सर आज हम आपसे प्रॉपर ये जो कार्यक्रम है हमारा, वो रणनीति पर ही जाने वाला है। जी। हमने पहले सोचा था कि बहुत सारा आईआर का, पॉलिटी का सवाल रखेंगे, बट सर सवाल जवाब तो हम कहीं न कहीं पा जाएंगे, लेकिन अब आप बहुत मुश्किल से पकड़ में आए हैं, तो आज जो रणनीति का जो हिसाब किताब है उसको क्लियर करें। बिल्कुल सर, बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो काफी लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं और उनका सिलेक्शन अभी तक नहीं हुआ।
तो उन्हें कितने समय बाद प्लान बी पर वर्क शुरू कर देना चाहिए, और ये भी बताएं कि जिनके पास प्लान बी है ही नहीं वो क्या करें। प्लान बी एक मतलब यहाँ का ऐसा आप क्वेश्चन है कि लोग हमेशा मतलब क्या होता है, जब भी कुछ निराश होते हैं ना तो एक प्लान बी समझ में आता है कि प्लान बी कर लिया जाए। बिल्कुल सर। दोस्त एक साफ सीधी बात है, जब आप एक उद्देश्य बना लेते हैं तो नो प्लान बी। दो चीजें हमेशा भटकाव का रास्ता है, फिर आप सफल नहीं हो सकते। तो सबसे पहला काम प्लान बी छोड़ ही दीजिए। तो सर प्लान ए होना ही चाहिए, होना ही नहीं चाहिए ना, प्लान ए पर ही आपको काम करना है, प्लान ए पर ही आपको काम करना है, इधर प्लान बी छोड़ दीजिए, है ना। कि हम क्या है कैरियर, भाई आप समझिए जितनी ज्यादा और जितनी बेहतर मेहनत आप इस पे करेंगे ना, वो ऑलरेडी आपका प्लान बी बना देगा। आप जितने बेहतर व्यक्तित्व निकल के आएंगे, आप जितना अच्छा अपने जीएस और इन सब चीजों पर कमांड पा पाएंगे ना, अपने आप डिसाइड हो जाएगा आपका प्लान बी क्या होने वाला है। बिल्कुल, ये सर मुझे लगता है दर्शकों ये आपको जरूर नोट करना चाहिए, ये बहुत बड़ी गहराई वाली बात। तो दिमाग लगाने का नहीं है कि प्लान बी क्या होगा, वो निकल आएगा, अपने समय से निकल आएगा। आपको केवल प्लान ए पर अपनी जान दे देनी। सर मुझे लगता है कि एक लाइन मैंने बहुत साल पहले प्रयागराज में पढ़ी थी, किसी से ऐसे किसी ने पूछा तो उसने कहा कि मेरे संकल्प में विकल्प नहीं। एकदम संकल्प में विकल्प नहीं होना चाहिए। जब संकल्प में विकल्प हो गया फिर संकल्प खत्म हो गया। अगर सर आप आईएएस बनने आए और आप प्लान बी लेकर आ गए तो यानी कि आप संकल्प में विकल्प पहले ही लेकर आए हैं। तो साथियों संकल्प में विकल्प नहीं होना चाहिए। मेरे बहुत सारे मित्रों का ये सवाल था सर, आज ये बात क्लियर हुई कि प्लान बी कतई बनाना नहीं चाहिए। सर एक बहुत रेलेवेंट सवाल मैं आपसे करता हूँ सिविल सर्विसेज के संदर्भ में। आप जानते हैं कि तकनीक का दौर है, आप भी बहुत टेकी पर्सन हैं, इसलिए आपसे ये सवाल होगा कि आप इसको लंबे दौर तक देख पाएंगे। सर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डोमिनेट कर रहा है, आप जानते हैं एआई आ गया है, चैट जीपीटी, जेमिनी, उसके बाद अब ग्रॉक। तो आप ऐसे समय में सिविल सर्विसेज का फ्यूचर कैसे देखते हैं कि सिविल सर्विसेज आने वाले में क्या, जो आज आकर्षण इतना है यूपीएससी का और आईएएस पीसीएस का, क्या आने वाले समय में ये आकर्षण बना रहेगा या और बढ़ेगा, या इसे आप कैसे देखते हैं, या ऐसे ही रहेगा जैसा है? भाई देखिए क्या है कि अगर संख्या के लिहाज से कहें तो घट जाएगा। घट इसलिए जाएगा कि हमारे पास किसी भी सोसाइटी में जब विकल्प कम होते हैं तब सरकार द्वारा दी गई जो नौकरी होती है सबसे अच्छी, सबसे चार्मिंग, सबसे बेहतरीन होती है। लेकिन जब जैसे जैसे समाज में विकल्प मौजूद होते हैं, समाज विकसित होता है, जैसा कि कहा गया कि 2047 तक हम विकसित हो जाएंगे हम, ना। तो अगर हम विकसित देश हो जाएंगे और हमारे पास तमाम सारी अपॉर्चुनिटीज होंगी तो पक्की बात है कि बहुत सारी संख्या उधर चली जाएगी। बिल्कुल, है ना। तो सिविल सर्विस में संख्या के लिहाज से आकर्षण तो कम होगा जी, लेकिन जिसे अपने आप को चैलेंज करना है, जिसे लगता है कि मैं कुछ हूं, है ना, जिसे अपनी पढ़ाई में दम लगता है, उसके लिए हमेशा ये चार्मिंग, चैलेंजिंग बना रहेगा। तो इसलिए स्कोप मतलब संख्या के हिसाब से तो डाउन होगा, लेकिन अगर ये कहें कि भाई अच्छे टैलेंट को खींचने में ये कितना सफल होगा, तो हमेशा सफल होगा भारत जैसे देश में। क्योंकि हम जिस तरह की सोसाइटी हैं, हमें हमारे जिस तरह के वैल्यूज हैं, उस तरह के वैल्यूज में कि हम एक हाई रैंक पर, एक सरकारी पद पर और इस तरह के पदों को हम जिस तरह वरीयता देते हैं, कहने का तात्पर्य था कि जिस तरह से वरीयता देते हैं और हमारा समाज वरीयता देता है, निश्चित तौर पर सबसे बेहतरीन टैलेंट यही आपको दिखने वाला। अर्थात सर भोकाल वाला कांसेप्ट काम करेगा? एकदम वो भोकाल कांसेप्ट जाएगा ही नहीं, है ना। तो केवल संख्या के लिहाज से नो डाउट अपॉर्चुनिटीज हैं, तो भाई वो थोड़ा सा शिफ्ट होंगे लोग कुछ उस तरफ, है ना। लेकिन जो लोग केवल मनी माइंडेड हैं कि भाई पैसा कमाना है और कोई विकल्प नहीं है, सब क्या करें, और उनको समझ में नहीं आता कि भाई और क्या कर ले, तो वो आ जाते हैं ऐसा अनमने ढंग से, तो वो चले जाएंगे। मतलब भीड़ छटेगी। इंटेलिजेंट लोग या जो अपने आप को कई लोग ये कहते हैं कि भाई बड़े इंटेलिजेंट लोग डॉक्टर और इंजीनियर बन जाते हैं, वो वहां बनने के बावजूद इसको नहीं छोड़ पाते, इसके मुंह, बिल्कुल वो सब डॉक्टर इंजीनियर बन जाते हैं, फिर चले जाते हैं, है ना। तो मैं सब मान जाता हूँ कि कई बार क्या होता है कि बड़े अच्छे ब्रेन तो डॉक्टर इंजीनियर बन जाते हैं, लेकिन वो फिर यहीं पर खिंचाते हैं। तो मैं तो मानता हूँ सबसे अच्छा टैलेंट यही खींच के आएगा। सर बहुत सारे लोगों का ये सवाल है
कि आजकल जैसे लोग थोड़ी थोड़ी चिंताएं करते हैं एआई के मामले में। मुझे लगता है कि जिन लोगों को एआई या तकनीक से रूबरू करना नहीं आता, या जो लोग तकनीक नहीं जानते या सीखना ही नहीं चाहते, उन्हें लगता है कि एआई अब लोगों की जॉब छीनेगी, तकनीक लोगों की जॉब छीने। क्या ऐसा है? कोई दुनिया की तकनीक किसी की जॉब नहीं छीनती। जॉब केवल रिप्लेसमेंट होता है। बिल्कुल। क्या है कि कम जानकारी वाले, जैसे क्या है, एक अनपढ़ समाज था, फिर धीरे धीरे क्या हुआ, तो थोड़ी पढ़ा लिखा समाज हुआ, थोड़ी पढ़ी लिखी नौकरियां बढ़ गई, तो धीरे धीरे पढ़े लिखने वाली नौकरियां बढ़ रही हैं। तो धीरे धीरे क्या है, ऐसी चीजें बढ़ रही हैं जिसमें आपका दिमाग लगना है, जिसमें मैन पावर जो है वो डेवलप्ड मैन पावर लगना है। अब अनस्किल्ड मैन पावर का काम कम होगा, स्किल्ड मैन पावर का काम बढ़ा। ये आपने बहुत ना, तो केवल इतना ही परिवर्तन है कि अनस्किल्ड से स्किल्ड की ओर हम लोग शिफ्ट हो रहे हैं। इसके अलावा कोई नौकरी, कतई कोई नौकरी नहीं शिफ्ट हो। मतलब ये बदलाव अच्छा है सर। आपको बताऊं, एक पुराने दौर की बात है कि जब हमारे यहाँ कंप्यूटर आना शुरू हुआ और राजीव गांधी जी ने ये कहा कि भाई हम कंप्यूटर लाएंगे यहाँ पर, तो लालू प्रसाद यादव जैसे नेता भी थे जिन्होंने ये कह दिया कि ऐसा है कि कंप्यूटर मेरी लाश पर आएगा। और लालू जी भगवान की कृपा से अभी भी हैं और बड़े अच्छे नेता हैं, तो वो है यहाँ पर और सब कंप्यूटर बढ़िया अच्छे से चल रहा है। उसने किसी की जॉब नहीं छीनी। डर ये था कि ये ऐसी मशीन है जो 10-10 लोगों का काम अकेले करती है। बिल्कुल सही। तो 10 लोगों का काम अकेले करने वाली मशीन ने भी हमारा काम नहीं छीना ना। जब क्या है, एक समय एसटीडी पीसीओ थे, अब हर हाथ में मोबाइल है, फिर भी लोगों का काम नहीं छीना। जिन लोगों ने एसटीडी पीसीओ बनाया होगा आजकल दूसरे जॉब में है, दूसरा काम कर रहे हैं, कोई मोबाइल बेच रहा है, कोई मोबाइल का टेक्नीशियन हो गया। तो आप समझिए क्या होता है, केवल शिफ्ट होती है जॉब, है ना। तो अगर ड्राइवरलेस कार भी आ गई, उसके लिए भी बात बनेगी कि भाई आगे और स्किल्ड लोगों की तरफ जॉब उसके रखरखाव के लिए लोग उतने ही स्किल्ड, केवल स्किल्ड लोगों की तरफ जॉब शिफ्ट हो जाएगी। तो आपको केवल स्किल्ड होना है, अपने आप को थोड़ी तैयार करना है, इसके सिवाय एकदम डरने की जरूरत नहीं है। कुछ ऐसा नहीं होने वाला जहां पर आपकी जॉब जाएगी या आप जॉबलेस हो जाएंगे। आपकी जिंदगी केवल और केवल बेहतर होनी है। टेक्नोलॉजी आपकी जिंदगी को और बेहतर करेगा। बिल्कुल, बहुत शानदार जवाब रहा। मैं और आई होप दर्शक भी इससे बहुत संतुष्ट हुए होंगे कि इतना इससे अच्छा जवाब हो नहीं सकता था इसका। सर अब हम तीसरे सेगमेंट की तरफ चलते हैं और अब हम थोड़ा सा बात करेंगे कि जो सब्जेक्ट्स आप पढ़ाते हैं, जो आपके कोर सब्जेक्ट्स हैं, जैसे आप पॉलिटी और एथिक्स के अच्छे टीचर माने जाते हैं। दिल्ली और बड़े शहरों में आपने पढ़ाया, आप मध्य प्रदेश और दिल्ली जैसे बड़े बड़े शहरों में आपने पढ़ाए। सर आपके हिसाब से एथिक्स और पॉलिटी विषयों को इंटरेस्टिंग और इफेक्टिव तरीके से पढ़ने की बेस्ट स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, जो आपकी टेस्टेड स्ट्रेटजी है? देखिए भैया, क्या होता है कि बचपन होता है ना, बचपन में बच्चा क्या होता है, जिज्ञासु होता है। हर चीज जो देखता है वो कहता है ये क्या है ना। और उस समय वो सबसे ज्यादा तेजी से सीख रहा होता है। आपको भी जब किसी विषय के प्रति जिज्ञासा हो जाए, जैसे पॉलिटी है, कि सबसे पहले जब मैं पढ़ाने जाता हूं तो मैं कहता हूं कि आप लोगों ने आज तक न्यूज़पेपर अपने से पढ़ा होगा, जितना भी आपको समझ में आता होगा। मैं 1 महीने 30 दिन आपके साथ हूं और 30 दिन बाद मैं दावा करता हूं कि आपकी समझ को डबल कर दूंगा, है ना। और कुछ हो न हो, आपकी समझ को मैं डबल कर दूंगा। आप जैसा भी न्यूज़पेपर पढ़ते थे उससे बेहतर पढ़ेंगे, उससे बेहतर समझेंगे, ये मेरा दावा है। तो ये क्या करना है, आपकी जिज्ञासा को बढ़ा देना है। आप जिन चीजों के बारे में नहीं जानते हैं तो थोड़ी क्यूरियस बना देना है आपको। तो आप समझिए, अगर आप जिज्ञासु हैं तो पॉलिटी बहुत शानदार है, क्योंकि भाई हमारा प्रशासन कैसे चलता है, क्या चलता है, अगर इसके बारे में आपको जानकारी नहीं है तो आप एक बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति के तौर पर भी असफल हो जाते हैं, क्योंकि कई चीजें आप जान ही नहीं पाते कि गवर्नमेंट कर क्या रही है, कैसी है गवर्नमेंट, क्या रणनीति है, किस स्तर पे क्या चीजें होती, कुछ नहीं जान पाते। बिल्कुल। तो एक पढ़े लिखे आदमी को इतना जानना चाहिए जितना इस सिलेबस में है। बिल्कुल सर, है ना। और एथिक्स की भी बात ऐसी है कि भाई जिंदगी में एक चीज होती है ना, कि हम कोई काम गलत कर रहे हैं कि सही कर रहे हैं। हु विल डिसाइड, कौन डिसाइड करेगा कि क्या चीज गलत है, क्या चीज सही है। इतना ही तो एथिक्स में पढ़ना होता है। भाई कोई ना कोई डिसाइड करेगा, या तो हमारे अपने सिद्धांत डिसाइड करेंगे। हम कहते हैं कभी क्या होता है कि फलाना आदमी बहुत सिद्धांतवादी आदमी है, तो उसके बड़े उसूल हैं, वो नियमों पर चलने वाला आदमी है, तो वो क्या है, उसने अपने लिए नियम बनाए हैं, वो अपने
उन सिद्धांतों पर चलता है तो उसको पहचाना जा सकता है कि हाँ जी ये कोई एक्शन लेगा तो इन्हीं नियमों के अकॉर्डिंग लेगा, तो सही और गलत का फैसला उन्हीं नियमों के अकॉर्डिंग हो जाता है। अब क्या होता है, सही और गलत का फैसला इन नियमों से हट के और किन चीजों से होता है, सरकार जो कानून बनाती है उससे होता है कि भैया आप जो एक्शन कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, सही कर रहे हैं। बिल्कुल, तो कितनी ऐसी चीजें हैं जिनके द्वारा ये निर्धारित हो जाए कि हम जो भी कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं कि सही कर रहे हैं। बट सर एथिक्स में क्या है, हम यही आसपास घूमते रहते हैं। तो आप समझिए जितने आप जिज्ञासु हैं इसके प्रति कि एक व्यक्ति को क्या करना चाहिए, सही या गलत क्या होता है ना, कैसे एक जजमेंट लिया जाता है, चाहे न्यायशास्त्र में हो या कहीं और हो, कैसे एक जजमेंट लिया जाता है, तो जितना अधिक इन चीजों के प्रति जिज्ञासु हैं उतना ही सरल है आपके लिए एथिक्स। और अगर आप इन चीजों के बारे में बहुत जिज्ञासु नहीं है तो उतना कठिन हो जाएगा, वो फिर शब्दों का भंडार हो जाता है। तो क्या है, कुल मिला के उसके पीछे क्या है, जिज्ञासा। जिस चीज के प्रति जो उसका जिस्ट है उसके प्रति अगर आप जिज्ञासु नहीं है, जैसे शासन व्यवस्था, अगर पॉलिटी का जिस्ट है और शासन व्यवस्था के प्रति आप जिज्ञासु नहीं है तो फिर पॉलिटी पढ़ना आपके लिए थोड़ी भारी हो सकता है। लेकिन अगर आप जिज्ञासु हैं कि हाँ हमारी शासन व्यवस्था कैसी है तो फिर फटाफट आप करना, बिल्कुल है ना। तो यही है पॉलिटी। आई थिंक इंटरेस्ट को थोड़ा सा उसमें डेवलप करें, अगर नहीं भी है कई बार चीजें जब समझ में नहीं आती तो हमारा इंटरेस्ट नहीं होता। हाँ, एक्चुअली क्या होता है कि थोड़ी सी ऐसा कर सकते हैं, इंटरेस्ट नहीं होता ना तो समझ में कम आता है। बिल्कुल वही सर, है ना, तो इंटरेस्ट नहीं होता तो समझ में नहीं आता, तो इंटरेस्ट जिज्ञासा पैदा कीजिए थोड़ी सी, जैसे ही जिज्ञासा पैदा कर लेंगे खूब बढ़िया समझ में आता है। इसीलिए सर क्या कहते हैं कि ऑप्शनल लेते टाइम आदमी को देखना चाहिए कि हमारा इंटरेस्ट किसमें है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। ऑप्शनल जब भी आप किसी भी टीचर से आप पूछने जाएंगे कि सर कौन सा ऑप्शनल लें, तो भाई वो सबसे पहले पूछेगा भाई जीएस में आपने पढ़ लिया इतना सारा कुछ, तो आपका इंटरेस्ट किसमें डेवलप हुआ, जिसमें डेवलप हुआ उसके अकॉर्डिंग ले लीजिए। ये सही भी है सर, एकदम सही है भाई, अपने नेचर के अकॉर्डिंग, अपनी व्यवस्था के अकॉर्डिंग, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आप ले लीजिए। सर अब थोड़ा सा बच्चों पे केंद्रित सवाल पूछते हैं जी। और हम जब आपके बारे में रिसर्च कर रहे थे तो हमने आपके YouTube और बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे आपको सर्च किया आपके बारे में, और मुझे पता चला कि अभी हाल ही में नेट जेआरएफ का रिजल्ट आया। बहुत सारे बच्चों ने आपको मैसेजेस भेजे कि सर मेरा आपकी वजह से निकला और ये सब सारी चीजें। तो मुझे ये बात मोटा मोटी समझ में आ गई कि आप, जैसा कि मैंने परिचय में बताया, बहुत इंटरेस्टिंग पर्सन है और टीचर भी, तो बच्चे आपसे ज्यादा कनेक्ट करते हैं। सर आपने 2013 से 2016 तक CSGS नाम से कोचिंग संस्थान चलाया, और आप जब अभी भी जब नेक्स्ट जन IAS की स्थापना आपने की तो आपको एक लंबा अनुभव है निश्चित तौर पे इंस्टीट्यूट चलाने का और बच्चों से बातचीत करने का जी। तो दोस्तों सर आप बच्चों को, CSGS तो आपकी बहुत फेमस हुई मुखर्जी नगर में, अब आप नेक्स्ट जन के रूप में बच्चों को क्या कुछ नया देने वाले हैं? देखिए क्या है कि पढ़ने पढ़ाने के तौर तरीके बदल गए, बिल्कुल सिलेबस तो वैसे ही लगभग कमोवेश है, लेकिन तौर तरीके क्या है कि अब ऑनलाइन का दौर आ गया है ना। तो पहले हम लोग केवल ऑफलाइन में थे और CSGS के दौर में केवल ऑफलाइन व्यवस्था थी, ऑनलाइन दूर तक कहीं टच नहीं कर रहा था। और आज क्या है, मैक्सिमम ऑनलाइन व्यवस्था है, ऑफलाइन को उसके साथ संघर्ष करना पड़ रहा है ना। तो हम क्या है, ऑफलाइन है और हमेशा रहेगा, ऑफलाइन की जरूरत भी रहेगी, लेकिन ऑनलाइन के बढ़ते स्वरूप को आप नकार नहीं सकते। और जो नेक्स्ट जन IAS है वो जैसा नाम से ही लिखा मैंने कि नेक्स्ट जनरेशन के लिए है, और वो क्या है, वो इसीलिए इस तरह का नाम चूज किया कि भाई वो क्या है कि एकदम अलग जनरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, जहाँ पर ऑनलाइन व्यवस्थाएं हमको ज्यादा करनी होगी, उन पर ज्यादा ध्यान देना होगा। और उस तरह से जो लड़के, इवन आप समझिए क्या होता है, आजकल इंटरव्यू देने के लिए भी लोग दिल्ली नहीं आते, बल्कि क्या होता है अपने ही जगह से कनेक्ट हो जाते हैं दिल्ली के विशेषज्ञों से। हम लोग कई जगह ऐसा इंटरव्यू ले रहे हैं जहाँ पर क्या होता है, जैसे BPSC का चल रहा है इंटरव्यू या अभी UPPSC का चल रहा है इंटरव्यू, तो वहां पर क्या है, बच्चे अपनी जगह से कनेक्ट हुए हैं, ऑनलाइन मोड में कनेक्ट हुए हैं, और हम उन लोगों को ऑनलाइन एक तरीके से गाइडेंस दे रहे हैं कि भाई कैसे आपको मॉक मतलब इंटरव्यू में कैसे प्रोजेक्ट होना है, तो मॉक ऑनलाइन चल रहे हैं। तो आप समझिए हमको इन सब चीजों पर जाना पड़ेगा, और यही सब नेक्स्ट जन IAS आपको प्रोवाइड करवाएगा। तो सर नेक्स्ट जन IAS से या आपके डिजिटल प्लेटफॉर्म से अगर किसी बच्चे को जुड़ना हो, हमारे जो दर्शक आपको देख रहे हैं, तो ऐसे कौन कौन से माध्यम अभी आपने बनाए हैं, कहाँ से रन हो रहा है क्लासेस, को थोड़ा सा
आप अभी तो भाई मुखर्जी नगर से ही रन हुआ है, और आपको एक नेक्स्ट जेन IAS दिल्ली है ना, तो दिल्ली स्पेशल तौर पे फोकस किया, क्योंकि क्या है कि आजकल एक ही नाम से कई चैनल बन जाते हैं। तो नेक्स्ट जेन IAS दिल्ली के नाम से जब आप सर्च करेंगे तो ये एक यूट्यूब चैनल है। तो अभी सारी सूचनाएं आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलेंगी, और धीरे धीरे करके ग्रुप्स बना लिए जाएंगे, जिसके माध्यम से जो जो लोग भी ग्रुप में शामिल होंगे वो सारे लोग अलग अलग तरीके के ग्रुप में शामिल हो जाएंगे, और उनको चीजें मिलती रहेंगी, और जो एप्लीकेशन और तमाम सारी चीजें हैं वो धीरे धीरे करके विस्तार होता रहेगा। लेकिन पहला जो स्टार्ट हुआ है वो क्या है, यूट्यूब चैनल, जिसके माध्यम से जुड़िए, सारी सूचनाएं वहीं से आपको होती है। बिल्कुल साथियों, मैं नेक्स्ट जेन का लिंक आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूं, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ किसी कोचिंग का प्रचार नहीं है, बट मैं ये आपको समझाना चाहता हूं इस कार्यक्रम के माध्यम से कि उन बेस्ट लोगों से आप जुड़िए, उनसे पढ़िए जो वाकई में आपको वो चीज़ देते हैं जो यूपीएससी या पीसीएस आपसे डिमांड करती है। तो आई थिंक सर इज अ बेस्ट पर्सन। तो सर आप थोड़ा सा और हम आगे बढ़ेंगे, और जैसे सर आपने अपने टीचिंग करियर में, इसी से हमने थोड़ा सा सवाल और थोड़ा इसी को विस्तार दिया है, आपने अभी तक अपने टीचिंग करियर में बच्चों के अंदर ऐसा क्या नोटिस किया जिससे उनके सिलेक्शन में देरी हो जाती है? एक तो मैंने सबसे पहले वाले सवाल में आपके बताया था, क्या होना चाहिए, हाईली डिसिप्लिन होना चाहिए। आपको यहाँ डिस्ट्रैक्ट करने के बहुत सारे साधन मौजूद हैं। ये क्या होता है, पहली बार लड़के को पूरी फ्रीडम मिलती है यहाँ दिल्ली जैसे शहरों में। एकदम, जब आप यहाँ आते हैं आप अपने माँ बाप से, रिश्तेदारों से, जानकार लोगों से एकदम परे अपने तरीके के रिलेशन बनाते हैं। कभी कभी लोग रिलेशंस में ही खो जाते हैं। कभी कभी तो सर क्या होता है, यहाँ की बड़े शहर की चकाचौंध में खो जाते हैं। अलग अलग तरह के डिस्ट्रैक्शन है लोगों को। कभी कभी अपने हाथ से पैसे खर्च करना, मतलब अभी तक तो पापा जी मम्मी जी देती थी उतना कि जितना आपको जरूरत हो, केवल उतना पॉकेट मनी मिलती थी। अभी पूरा का पूरा पैसा आपके हाथ में है, और उसे कैसे खर्च करना है वो भी अपने आप में अलग विषय है। फिर अलग अलग तरह से क्या होता है कि गलत संगत में आना, सब चीजें यहाँ होती हैं, वो सब चीजें डिस्ट्रैक्ट करती हैं। तो ऐसा डिस्ट्रैक्शन और तमाम सारी चीजों से गुजरते हुए लड़के को पता ही नहीं चलता समय कब बीत रहा है और कितनी तेजी से बीत रहा है, क्योंकि आसपास का हर आदमी तैयारी कर रहा होता है। तो हमको अंदाजा ही नहीं होता कि दुनिया कितनी आगे निकली जा रही है, हम कितने पीछे छूटते जा रहे हैं। डिस्ट्रैक्शन सर एक बड़ा कारण, बहुत बड़ा कारण है डिस्ट्रैक्शन, और आप अपने क्या है डिसिप्लिन को मेंटेन ही नहीं कर पाते। तो डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए सबसे पहले डिस्ट्रैक्शन किनारे कीजिए, डिसिप्लिन मेंटेन कीजिए, और अगर आप ये डिसिप्लिन मेंटेन कर ले गए तो दूसरी चीज है आपकी रणनीति का फेल हो जाना। अगर आप सेलेक्ट नहीं हो पा रहे का मतलब क्या है, रणनीति का फेल हो जाना। बिल्कुल, रणनीति बनाना है तो एक दिन में मत बनाइएगा, और अकेले बैठ के मत बनाइएगा, जानकार लोगों के साथ डिस्कस करके बनाइएगा। कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। जैसे आप ये पॉडकास्ट के माध्यम से ये पूछ रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, तो आप ऐसे पर्सनली मिले लोगों से, तमाम सारे टीचर, मैं भी इंक्लूडिंग मी, आप मिले, कभी भी हम लोग मिलते हैं, बताते हैं। मेरा प्रयास भी यही है हाँ, कि आप जैसे विशेषज्ञ के माध्यम से लोग जो, जैसे अब आपसे मिलना है तो कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाएगा, आप इजीली अवेलेबल हैं नहीं। तो मेरा एक प्रयास है साथियों कि सर जैसे विशेषज्ञों का यहाँ पर इनवाइट करके मार्गदर्शन सीधे आप तक पहुंचा। हाँ, तो वही मैं कह रहा हूँ कि क्या है, स्ट्रैटेजी अकेले में और एक दिन में जल्दबाजी में मत बनाइएगा। स्ट्रैटेजी पूछ के, समझ के, और जब दिमाग में सेट हो जाए तब कहिएगा हाँ जी ये हुई स्ट्रैटेजी, और अब उस स्ट्रैटेजी पे काम कीजिएगा, फिर आप असफल नहीं होंगे, या बहुत रेयर चांस होंगे आपके असफलता के। तो पहला जो डिस्ट्रैक्शन जिसे दूर करना है, दूसरा आपकी स्ट्रैटेजी बढ़िया होनी चाहिए, और अगर ये दोनों बढ़िया हैं, आप अच्छे मेंटोर मिले हुए हैं, तो आप समझिए 99% आप सफल हैं। 1% में बस ऊपर वाला, फिर तो भगवान की कथा है ना, तो उन्हें भी मनाइए कि भाई सफल हो जाए, तो बाकी सब कोई दिक्कत नहीं है। तो यही है। बिल्कुल सर, आई होप दोस्तों आप लोगों ने नोटिस किया होगा, मैंने भी अपनी तैयारी के दौरान ये दो चीजें नोटिस की, और जो सर ने बताया बिल्कुल सही बात है। आप लोग नोट करके रखिए, एक तो डिस्ट्रैक्शन से बचना है, एनी टाइप ऑफ डिस्ट्रैक्शन, ठीक है सर। और दूसरी बात, स्ट्रेटजी दूसरे नंबर पर आती है। अगर आपकी स्ट्रेटजी फेल कर जाए, जैसे कि मैं जब एक दिन आपसे मिल रहा था तो आपने कहा भी था कि अगर किसी तरह से बेस्ट टैलेंट मुखर्जी नगर में छूट गया, यूपीएससी के इंटरव्यू के दरवाजे के उस पार नहीं गया जहां सिलवासना का रास्ता खुलता है, तो कहीं न कहीं स्ट्रेटजी या मार्गदर्शन कुछ बिल्कुल कारण बना। तो सर
हमने 3 सेगमेंट पर बहुत विस्तृत रूप से स्ट्रेटजी पर बात की। अब थोड़ा सा रैपिड फायर शुरू होगा, जिसमें आपको क्विकली जवाब देना है 1 से 2 मिनट में, और कोई जब लगे कि सवाल थोड़ा लंबा बताना चाहिए मुझे, तो आपके पास वो लिबर्टी है। ठीक। सर, पहला सेगमेंट हमारा, चौथा सेगमेंट यानी कि रैपिड फायर का पहला सवाल है सर कि यूपीएससी की तैयारी में सबसे ज्यादा ओवररेटेड और अंडररेटेड चीज क्या है? भाई, ओवररेटेड चीज यही है कि आप यूपीएससी की तैयारी में आगे तो सबसे पहले आप देखते हैं लोग क्या कर रहे हैं, और लोग क्या है, टेस्ट दे रहे। सब लोग लाइब्रेरी जा रहे। आप उन्हीं चीजों के चक्कर में फंस जाते हैं, है ना। आप भी वही सबकी नकल करना स्टार्ट कर देते हैं। आपकी अपनी स्ट्रेटजी तो है नहीं ना, आपने कुछ स्ट्रेटजी नहीं बनाई है, तो ऐसा जो देखा वो किया, और ये आपका टोटली टाइम खराब कर रहे हैं। तो ये यहाँ पर क्या है, हर दूसरे चौथे आदमी से पूछे तो क्या करना है, टेस्ट दे देना है, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो। मैक्सिमम टेस्ट सीरीज खाली जा रही है। 100 लड़कों ने एडमिशन लिया है, 10 लड़के टेस्ट देने आते हैं। कोचिंग संस्थानों को पूरा पैसा आप देने के बाद आते ही नहीं है भाई, है ना। तो आप समझिए कोचिंग संस्थानों को फ्री छोड़ देते हैं आप एक तरीके से, कि भैया ऐसा है कि हमने टेस्ट का पैसा जमा कर दिया, लेकिन हम आएंगे नहीं, आप चिंता मत कीजिएगा, हम एकदम टेस्ट में देने आएंगे नहीं, आपका सर दर्द नहीं होगा। कोचिंग संस्थानों के मैनेजमेंट का काम थोड़ा हल्का। 10-5 लोग हैं जो किसी तरह आ जाएंगे, और बाकी सब पैसा हम केवल दान में देके जा रहे हैं। तो ये समझिए ओवररेटेड है ना। अंडररेटेड क्या है, अरे समझने को कोई तैयारी नहीं है, हर आदमी को चाहिए हलवा। भैया क्या है, कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से नहीं समझा, यूपीएससी फिर इतनी सरल भी नहीं। बिल्कुल। तो जो पढ़ा अच्छे से समझा, है ना, तो इसे इतना अंडररेट मत कीजिए कि नहीं हमको तो जल्दी पढ़ जाना है। ये जो जल्दी है ना, ये नूडल नहीं है ना। इसमें आराम से टाइम देना पड़ता है, दिमाग में सेट करना पड़ता है, सोचना पड़ता है, मतलब पढ़ने के बाद सोचना पड़ता है, तब जाके दिमाग में कहीं सेट होता है, क्योंकि हमें बहुत ज्यादा चीजें अपने दिमाग में सेट करनी है ना। तो यही समझता हूँ। बिल्कुल सर। अब नेक्स्ट सवाल है सर, बहुत शानदार सवाल है सर। बहुत सारी आबादी इस चीज से पीड़ित है, चाहे तैयारी करती है या नहीं भी करती, लेकिन यहाँ तैयारी की बात हो रही, तो तैयारी के दौरान सर प्रेम का हो जाना ये स्वाभाविक है, उसका तैयारी पर क्या प्रभाव पड़ता है? भाई, तुरंत ही विकल्प आ गया आपके सामने ना, जो टारगेट है आपका तुरंत इधर उधर चला जाता है। लेकिन बात क्या होती है, क्या टारगेट एक्चुअली में हर बार इधर उधर चला जाता है? तो आवश्यक नहीं है। कई बार तैयारी बहुत फोकस्ड हो जाती है, क्योंकि आपका पार्टनर जो आपके साथ मिला या मिली, अगर वो फोकस्ड है और आप उसके साथ उतने ही फोकस्ड हैं, तो आप समझिए, आप अगर 4 साल में सेलेक्ट होने वाले हैं तो आप 2 साल में हो जाएंगे। अच्छा सर, इसका फायदा भी एकदम फायदा ये है, लेकिन 100 में 1 आदमी को फायदा मिलता है, और नुकसान 99% लोगों को झेलना पड़ता है। क्योंकि 99% लोग क्या होता है कि तैयारी कौन करता है, वो उसकी ओर ध्यान ही नहीं है, एक दूसरे को इम्प्रेस करने की ओर ध्यान है, एक दूसरे को टाइम देने की ओर ध्यान है। और ये आजकल वैलेंटाइन डे का सीजन चल रहा है, तो उसमें गिफ्ट देने पर ध्यान है ना। मतलब लोगों को क्या होता है कि एक दूसरे को किस तरह से खुश किया जा सके, या एक दूसरे को किस तरह से इम्प्रेस किया जा सके, इन्हीं सब कामों में व्यतीत हो रहा है टाइम। भाई 24 घंटे ही टाइम है, चाहे जिसमें दे दो, चाहे पढ़ने में दे दो, चाहे एक दूसरे को इम्प्रेस करने में दे दो, बाद में दे लेना, इम्प्रेस करने में अभी पढ़ लो। कई लोगों को तो मैं देखता हूँ, जैसे जब ऑफलाइन पढ़ाई होती तो कई लोगों को देखता हूँ कि जब वो रिलेशन में है तो आपस में एक दूसरे को समझा रहे होते हैं। तो कई बार कहना पड़ता है कि भाई आपस में तो घर में कहीं और समझा लेना, अभी कम से कम क्लास में तो टीचर से समझ लो यार, है ना। तो आप समझिए हद तब हो जाती है जब वो समझते ही नहीं कि मैं क्लास में हूँ, कि मैं पार्क में हूँ, कि मैं घर में हूँ, कि मैं कहाँ हूँ, वो आपस में ही खोए रहते हैं। और एक स्वाभाविक सी बात ये भी है तो ये कठिन काम है, फिर ये सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। मैंने कहा 1% आदमी उससे बहुत प्रॉफिटेबल मतलब तरीके से निपटता है, बहुत उसको बेनिफिट होता है, लेकिन वो 1% है। अगर आप उस 1% में हैं तो वेल डन, कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो आपकी जिंदगी के लिए उससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि आपकी जिंदगी में क्या है, कहते हैं दोनों हाथ पे लड्डू होना, तो फिर आपकी जिंदगी बहुत बहुत अच्छी है, लेकिन ये केवल 1% होगा। आई होप साथियों, यंग जनरेशन आपको तो समझ में आएगी, दूर रहिए, ज्यादा अच्छा है। बिल्कुल बिल्कुल सर। तीसरा सवाल है आंसर राइटिंग का गोल्डन रूल, अगर एक कोई बोला जाए तो। स्ट्रक्चर्ड तरीके से एक स्ट्रक्चर होता है आंसर राइटिंग का। कैसे स्टार्ट करना है, बिल्कुल, बॉडी क्या होगी, उसके अंदर कितनी चीजें आएंगी, आप डिसाइड होना चाहिए 5 चीजें 6 चीजें आएंगी, लास्ट में कंक्लूड कैसे करेंगे।
जैसे ही आप क्वेश्चन पढ़ेंगे क्विक ये चीज दिमाग में ले आएंगे, कैसे स्टार्ट करेंगे, कैसे फिनिश करेंगे, बीच में कितनी चीजें होंगी, है ना। होता क्या है आंसर राइटिंग के दौरान, एक कोई पॉइंट ध्यान आता है, आदमी उसी को गोल गोल घुमा के आंसर खत्म कर देता है और कहता है ये हो गया पूरा आंसर। नहीं जी, 4-5 पॉइंट चाहिए होते हैं, 4-5 चीजें चाहिए होती हैं, आप उसके डायमेंशन चाहिए होते हैं। आप किसी डायमेंशन में जाके उसी में चले जाते हैं, तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो क्या है, एक लाइन में अगर बात करें स्ट्रक्चर, अगर आप स्ट्रक्चर पे काम करते हैं, कोई दुनिया की ताकत नहीं है आपके आंसर राइटिंग को आपको बीट कर दे। बिल्कुल सर, बिल्कुल, थैंक यू सर। अब सर चौथा सवाल है, तैयारी के दौरान की जाने वाली कुछ ऐसी चीजें जो आपका सिलेक्शन इंश्योर कर दें। तैयारी के दौरान अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो किसी भी चीज से कुछ भी हो रहा हो, थोड़ी सी अपने आप को आइसोलेट करके और तैयारी पर ही फोकस बनाए रखें, है ना। क्योंकि आपका फोकस जैसे ही इधर उधर होता है सब बिखर जाता है, आपकी सारी स्ट्रेटजी, आपका सारा याद किया हुआ चीज और सब बिखर जाता है। आइसोलेशन इज द वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, एकदम आइसोलेशन आपको रखना पड़ेगा। आपको अपने आप को बहुत लंबे लंबे समयों तक, दिन के लंबे लंबे समयों तक, है ना, आप अपने में और अपनी किताबों के साथ रहिए, अपनी चीजों के साथ रहिए जो आपको आगे ले जाने वाली। चलिए साथियों, ये दूसरी बार सुनने को मिल रहा है, दूसरे किसी विशेषज्ञ ने ये बात बोली। हम सर जब दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर सर से बात कर रहे थे तो उन्होंने भी ये बहुत बड़ी बात बोली थी कि आइसोलेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। जो सोशल दायरा है, कई बार लोग क्या करते हैं कि सोशल दायरा शुरू में, तैयारी की शुरुआत में इतना बढ़ा के रखते हैं कि वो उनके लिए एक तरह से काल साबित हो जाता है। मैं आपको बताऊं कि अगर आपको 2-3 लोग पहचानते हैं तो बहुत अच्छा है ना जी। तो बहुत ज्यादा लोग ना पहचाने, जो लोग सक्षम हो केवल वही लोग पहचान रहे हो तो ज्यादा अच्छा है। तो सक्षम लोगों से परिचय बना लीजिए और उसके अलावा बाकी परिचय बंद कर दीजिए। परिचय बनाने के लिए जीवन बड़ा है ना। आपको दुनिया पहचान लेगी। एक बार केवल एग्जाम निकालिए, आपको लोग घूम के मुड़ के पीछे देख के लोग आपके पास आ जाएंगे। आपको केवल एग्जाम निकालना है, किसी न किसी तरह से लोग आपको ढूंढ लेंगे। जिसको ढूंढना होगा, आपके संबंध अपने आप बढ़ जाते हैं। लेकिन पहला स्टेप जो आपको करना है अपना, आप एक बार किसी स्टेट का पहली बार पीटी निकाल के देखिए और देखिए आपकी तरफ अट्रैक्शन कैसे बढ़ता है लोगों का। बिल्कुल, है ना। तो यही समझिए कि आप जैसे जैसे सफल होते जाएंगे वैसे वैसे लोग आपके इर्द गिर्द तो ढेर सारे लोग हो जाएंगे, तो आपको संभालना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए संबंधों के पीछे नहीं, अभी तो फिलहाल केवल पढ़ाई के पीछे, क्योंकि यहाँ केवल पढ़ाई चाहिए, है ना। संबंध की चर्चा फिर करेंगे, लेकिन बात यही है यहाँ तो केवल पढ़ाई। बिल्कुल सर, बहुत इम्पोर्टेंट। सर अब हमारा लास्ट सेगमेंट चल रहा है, 5वां सेगमेंट चालू होगा और 5वें सेगमेंट का पहला सवाल एक ऐसे व्यक्ति से आपको मिलवाने वाले हैं जिसे आप जानते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको उनसे मिलकर अच्छा लगे। सवाल मेरा ये है सर कि अगर मैं आपको समय में पीछे ले जाना चाहूँ, 21 साल के उस विजयपाल सिंह परिहार से मिलाना चाहूँ जो मध्य प्रदेश से दिल्ली आए थे, अगर आप उनसे मिलेंगे तो पहली सलाह, अब आप एक यूपीएससी मेंटोर हैं तो आप उनको क्या सलाह देंगे? एक्चुअली क्या है कि अगर मैं मतलब खुद 21 साल का जिस समय था, उस समय और आज जितना मैं जानता हूं, ऐसा व्यक्ति अगर उस 21 साल के आदमी को मिल गया होता ना, तो आज किसी डिस्ट्रिक्ट में कहीं ना कहीं आईएएस के रूप में आप देख पाते। तो यहाँ केवल एक चीज की कमी जो है ना, सब कुछ बिखेर देती है, वो है आपके सही मेंटोर की कमी। अगर सही गाइडेंस देने वाला आपको नहीं है तो आप समझिए कि आपकी स्ट्रेटजी अच्छी नहीं बन पाती, आप जान नहीं पाते कि आप क्या करना चाहते हैं। आप बहुत ताकत से पढ़ते हैं, सब कुछ डिसिप्लिन से करते हैं, लेकिन उसके बावजूद संभावना बहुत रहती है कि आप बिखर जाए, है ना। तो एक मेंटोर बहुत जरूरी है, एक गाइडेंस देने वाला बहुत जरूरी है। और अगर उसने आपको गाइडेंस दे दिया और फिर आपने डेडिकेशन से काम कर लिया, तो फिर बताएं कि केवल 1% बच रहता है कि ऊपर वाला भगवान अगर ना रोक ले आपको तो आप सेलेक्ट। सर हम चाहते हैं कि सवाल का जवाब थोड़ा और लंबा ले जाएं। नहीं, तो हम चाहते, मैं आपको बताऊं कि क्या है कि जैसे जितनी चीजें मैंने आपको बताई वो मैंने अपने जीवन में मैंने जिया, और मैं मतलब आइसोलेशन में आपको कहता हूं मैंने खुद किया, है ना। मैंने तैयारी की और डेडिकेशन के साथ बहुत लंबे लंबे समय तक मैंने तैयारी मतलब पूरे दिन में एकदम डिसाइडेड था कि इतने घंटे पढ़ना है तो पढ़ना है, काम करना है तो करना है। उस बीच अगर कोई दोस्त मिलने आ गया तो मैं आपको बताऊं कि मैं कई बार दोस्तों को गेट से ही बाहर वापस कर देता था कि किस बात के लिए आए हो। तो कभी कभी दोस्त कहते थे कि अरे यार मूड खराब था, तो मैंने सोचा तुम्हारे यहाँ घूम लूं। मैंने कहा भाई मेरा मूड खराब है नहीं,
मेरा मूड बहुत अच्छा है इसलिए मैं अभी पढ़ूंगा, तो इसलिए भाई मूड अच्छा करने के लिए कहीं और जाओ, किसी और समय मिलूंगा मैं, मेरा मत खराब है ना। तो मेरा कैरियर खराब हो जाएगा, अगर तुम्हारे मूड खराब को एंटरटेन करूंगा तो मेरा कैरियर खराब हो जाएगा, इसलिए अपने मूड कहीं और ले जाओ। तो आप समझिए क्या है कि वो सब कुछ मैं अपने अंदर पाता था कि जिससे एक सेलेक्ट हो जाने वाला आदमी निकलता, लेकिन क्या था कि कई कई चीजें जब जान पाता था तब तक एक लंबा समय बीत चुका होता था, है ना। जब समझ पाता था कि अच्छा इसे ऐसे करना चाहिए या इसे ये करना चाहिए, तब तक एक समय बीत चुका होता था। जैसे मैं आपको बताऊं कि मैं आपने भाई एक ऐसा लड़का जिसको कोई गाइडेंस देने वाला ना हो, साथ में चलने वाला भी ना हो, और अपने से नए शहर जाना है, बहुत सारे लोग नहीं हो तो कहाँ जाना चाहेगा, तो थोड़ी परिचित जगह में चला जाना चाहेगा। तो मैं अपने सपना से उठा तो कहाँ चला गया, इलाहाबाद चला गया, है ना, नजदीक का शहर, क्योंकि नजदीक में जाना है। दिल्ली से डर लगता था भाई, कोई होता जो सीधे दिल्ली ले आता तो शायद ज्यादा अच्छा हो जाता, क्योंकि 2-3 साल का समय बच जाता। लेकिन क्या है कि वहां गए और जब अनुभव से पाया कि भाई जो राज्यों में जो संस्थान है, राज्यों में जो व्यवस्था है, जैसे आप समझिए इलाहाबाद है, प्रयागराज है आपका, ये लखनऊ है, ये इंदौर है, ये ग्वालियर है, ये जितने राजस्थान में आपका जयपुर है, ये जितने भी शहर हैं, अगर आपका टारगेट यूपीएससी है तो आप समझिए यहां से नहीं हो पाएगा। सर ये नोट करने वाली बात, आजकल एकदम साफ समझिए, बहुत सारे लोग क्लेम करते हैं कि एकदम लाइन से समझिए कि वहां पर पीसीएस में, है ना, यानी राज्य सेवा में अगर आपको तैयारी करनी है, सारा फोकस उनका राज्य सेवा की तरफ होता है, बिल्कुल, है ना। तो अगर आपको जुड़ना है, अगर आपको आईएएस की तरफ जुड़ना है, तो ये बड़ी देर में मैं समझ पाया अपना 2 से 3 साल देने के बाद कि भाई मुझे दिल्ली जाना है ना। सर यहीं से एक सवाल बनेगा कि लोगों को, बहुत सारे लोग ये भी सवाल पूछते हैं आजकल, जब से ऑनलाइन का मोड आया, जब से क्लासेस वहां तक पहुंची, घर तक लोगों को लगता है कि घर बैठ के गांव में या फिर कहीं से भी तैयारी कर लेंगे, और इस चीज का बहुत सारे इंस्टीट्यूट को आप जानते हैं फायदा भी मिल रहा है। तो आप इस संबंध में क्या कहना चाहेंगे कि बच्चे को घर से तैयारी करनी चाहिए या दिल्ली आ जाना चाहिए अगर उसको आईएएस बनना है? देखो भैया, मजबूरी हो तो वहीं रह जाओ, है ना, फिर तो दिल्ली के एक्सपर्ट हैं, आपको पढ़ा देंगे, आप कर लो। लेकिन अगर मजबूरी ना हो तो एक बार चले आओ, क्योंकि आप समझो क्या है कि जो माहौल, जो माइंडसेट, जैसे लोग आपके मिलेंगे कि केवल फोकस्ड कहाँ है यूपीएससी। आप पूछेंगे पीसीएस के बारे में तो थोड़ी बहुत एंटरटेन कर देंगे, फिर यूपीएससी की तरफ घूम जाती है उनकी सोच, बताएंगे। यहाँ मतलब आप समझो दुकानों से लेके एक्सपर्ट से लेके हर आदमी, मतलब हर व्यवस्था जो है वो कहाँ उनकी सोई एक ही तरफ घूमी रहती है, यूपीएससी। वो यूपीएससी को ही एंटरटेन करते हैं, बाकी सबको साइडलाइन कर देते हैं। ठीक उसी तरह जैसे आप स्टेट के किसी सेंटर में जाएं तो अपने स्टेट के एग्जाम को मेन रखते हैं, बाकी सब साइडलाइन हो जाता है। पढ़ाते वो बहुत कुछ है, लिखा होता है बोर्ड में बहुत कुछ, और आपको पढ़ाएंगे बहुत कुछ, लेकिन क्या होता है, सुई एक ही तरफ घूमी रहती है। अपना स्टेट पीसीएस कैसा होगा, वैसे यहाँ पर एक ही तरफ सुई घूमी रहती है कि भैया यूपीएससी कैसा होगा। तो ये जो माइंडसेट है, ये आप पूरे भारत में बैठ के कहीं नहीं पाएंगे। जो आप यहाँ चाहे मुखर्जी नगर, चाहे राजेंद्र नगर में जो पाएंगे ना, वो माइंडसेट कहीं नहीं पाएंगे। यानी कि सब माहौल, अगर आप उस माहौल में 1 साल भी जी लेते हैं तो आप समझिए, आप समझ जाएंगे कि माइंडसेट क्या होता है, ऐसे पढ़ना क्या होता है, इस तरीके से करना क्या होता है, वो आप बेहतर तरीके से समझ जाएंगे। और आपको जो चाहिए वो सब कुछ यहाँ मौजूद मिल जाएगा। उसके बाद फिर आप कहीं जाएं, फिर तो आप एक बार जब आपका माइंड सेट हो गया कि कैसे आपको पढ़ना है, कैसे आपको करना है, एक बार माइंड ट्यून होने के बाद आप फिर जहां मर्जी है तहां रहें, लेकिन कम से कम 1 से 2 साल यहाँ रहें और आपको समझ में आ जाएगा, और हो सकता है उस दौरान आपका सिलेक्शन हो जाए। तो आप जल्दी सिलेक्शन चाहते हैं तो ये केवल शिक्षा नहीं देता, वो माहौल भी देता है, जिस माहौल में आप बहुत तेज गति से आगे बढ़ते हैं। तो एक ऐसा परफेक्ट माहौल आपको पूरे भारत में दूसरा जगह तो नहीं मिलेगा। बिल्कुल सर मैं भी एक प्रतियोगी छात्र हूँ, तो मैं अपने अनुभव से साथियों बता सकता हूँ कि सच में दिल्ली जब आप आईएएस बनने आते हैं, तो दिल्ली अगर आपको आईएएस नहीं बनाती तो आईएएस से कम भी नहीं बनाती, एक बेहतर इंसान जरूर बना देती है। जब एक ऐसे गुण आपके अंदर डेवलप होते हैं कि आप इस दुनिया में कहीं ना कहीं अपनी बेस्ट जगह जो होती है वो बना पाएंगे। तभी तो मैंने कहा कि कभी बी मत बनाइए, क्योंकि बी तो अपने आप बन जाएगा जो बनना होगा। बिल्कुल सर, केवल ए आपका प्लान होना चाहिए, एक प्लान होना चाहिए, तैयारी कीजिए, मेहनत से तैयारी कीजिए, लग के तैयारी कीजिए कि आपको वही बन जाना है बस। सर अब हमारी बातचीत बिल्कुल अंतिम पड़ाव पे है, और आज की बातचीत का अंतिम सवाल ये है
ये अब आप हमारे दर्शकों के लिए कुछ प्रेरक संदेश, क्योंकि हमारे दर्शकों में न सिर्फ यूपीएससी के बच्चे हैं बल्कि अलग अलग क्षेत्रों के लोग जुड़े हुए हैं, बहुत सारे अभिभावक भी सुनते हैं, तो आप कुछ ऐसा प्रेरक संदेश दें लोगों को जो एक होलिस्टिक वे में जाए, न सिर्फ यूपीएससी के बच्चों। भैया क्या है, अपने जीवन में चाहे जिस फील्ड में चाहे जहां हो, अगर आप उत्साह पूर्वक जीवन बिताते हैं तो आप सफल हो जाएंगे। अगर आपका उत्साह आपके पास से चला गया तो फिर आप जो भी कर रहे हैं नहीं कर पाएंगे। और उत्साह के चले जाने का क्या होता है, कैसे पता लगता है कि आपके सामने कोई मजाक कर रहा हो, आपको हंसी नहीं आती है ना, आपके सामने कैसी भी बात चल रही हो आप बहुत जल्दी रिएक्शन नहीं देते। मतलब क्या है, आप संवेदना शून्य हो जाते हैं बहुत सारी चीजों के प्रति। तो जब अगर ऐसे हो गए हैं तो आप समझिए आप बीमारी की गिरफ्त में हैं। और अगर आप बीमार हैं तो बीमार आदमी बड़े बड़े कंपटीशन नहीं फेस कर पाता। तो अगर आपको जीवन में चाहे जिस फील्ड में चाहे जिस तरह का कंपटीशन देना हो, उत्साह सबसे पहले आवश्यक है। अगर उत्साह चला गया है तो उत्साह ले आने की जरूरत है। यहाँ तक कि सर सामान्य जीवन जीने के लिए एकदम, अगर आप उत्साहित हैं, आपका जीवन एकदम, मतलब पैसे कम है, ये कम है, वो कम है, सबके बावजूद केवल आप उत्साहित देखिए। एक रिक्शे वाले को भी देखिए, अगर वो उत्साहित है तो उसका जीवन अच्छा है, नहीं तो शराब पी के पड़ा हुआ किसी रोड में इधर उधर, है ना, तो जीवन नष्ट हो जाता है। तो यही समझिए उत्साह सबसे बड़ी चीज है जो आपको जिंदा बनाती है, नहीं तो फिर तो मरने में कुछ जाता नहीं है, शरीर ढो रहे होते हैं केवल आप। इसलिए सर मैं अक्सर कुछ ऐसे लोगों से मिलता हूँ, कभी कभी साथियों जो जिनका व्यक्तित्व खींचता है, तो मुझे याद आती है बॉलीवुड के हमारे फेवरेट स्टार धर्मेंद्र जी की। और मुझे आप में कुछ हीमैन की इमेज दिखती है, और मुझे बहुत अच्छा लगता है। दूसरी बार किसी ने हीमैन कहा मुझे नहीं सर, मुझे अक्सर जब उनका व्यक्तित्व, अब हमारे बीच धर्म जी नहीं है, लेकिन जब उनका व्यक्तित्व हम देखते थे तो पहली ही नजर में एक मुस्कुराता हुआ चेहरा और एक जिंदा दिल। मुझे याद है एक कोचिंग में मैं पढ़ता था, तो जब मैं मेंस दे रहा था तो यूपीएससी का, तो मैं कोचिंग में पढ़ता था, तो सर मुझे हमेशा ही जब मुझे संबोधित करना होता था तो मेरा नाम उनको याद था। याद होने के बावजूद वो मुझे कहते थे कि ही मैं तुम बताओ तो मुझे आज इन्होंने हीमैन कहा तो मुझे याद आ गया कि वो उस समय व्यक्तित्व में ऐसी बात होनी चाहिए जो आपके जीवन को जीने के लिए बहुत आसान बना देता है। अब सर अंत में एक दो पुस्तकें ऐसी रिकमेंड कीजिए हमारे दर्शकों के लिए, जो दो किताबें तो यूपीएससी के बच्चों के लिए स्पेसिफिक होनी चाहिए, और एक ऐसी पुस्तक जो सभी को पढ़ना चाहिए जिससे जीवन थोड़ा थोड़ा समझ में आने। देखिए क्या है कि थोड़ी क्या होता है, बच्चे आजकल किताब नहीं पढ़ते, बिल्कुल ऑनलाइन कोई किताब नहीं पढ़ती है ना। आजकल किस चीज में, मतलब छोटा बच्चा पैदा होता है वो किताब नहीं, वो किताब की तरफ नहीं जाना चाहता, वो मोबाइल देखता है, मोबाइल देख के खाना खाता है। तो ऐसे दौर में आपने अगर ये कहा है कि किताब पढ़ने के रिकमेंडेशन में, तो ये बड़ा कठिन काम है। तो आप समझिए क्या है, मैं आपको वेब सीरीज की रिकमेंडेशन देता हूँ इसकी बजाय, है ना। क्यों दूंगा मैं, कि अब मैं आपको बताऊं, एक देखिए अंडर कवर मिलेनियर, वो वेब सीरीज आपको सिखाएगी कि आप समझिए पैसा तो आप बना लेंगे, केवल विल पावर होनी चाहिए। उसमें एक चैलेंज दिया जाता है 90 दिन के अंदर $1 मिलियन का बिजनेस खड़ा करने का, और वो लोग बिजनेस खड़ा करके दिखाते हैं, ठीक है। और वो एक्चुअल सीरीज है, तो वो लोग इस तरह से अगर कोई भी दुनिया का आदमी कर सकता है तो क्या हम आप नहीं कर सकते क्या? और अगर कोई पैसा बना सकता है तो क्या हम अपना कैरियर नहीं बना सकते क्या, टारगेट रख के? तो ये आपको देखना चाहिए, समझना चाहिए कि यहाँ पर क्या है, किस तरीके से कोई आदमी अपने जब किसी प्लान के प्रति डेडिकेटेड होता है तो कैसे काम करता है। डेडिकेशन के साथ काम करना किसे कहते हैं, अगर आप उसमें देखते हो तो देखिए। बिल्कुल सर, धन्यवाद। आज की बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, मुझे उम्मीद है कि ये बातचीत आपको बेहद पसंद आए। यदि ये बातचीत आपको अच्छी लगती हो तो यूपीएससी और जिंदगी नामा चैनल को सब्सक्राइब करें, ये वीडियो ढेर सारे दोस्तों के साथ शेयर करें। और इससे पहले कि ये वीडियो क्लोज हो, सर से एक वादा और कि सर मुझे लगता है कि इतनी देर में हम बहुत सारी बातें नहीं कर सकते जो आपकी पर्सनालिटी को हमारे सामने लेकर आए। बहुत थोड़ा सा हिस्सा हम आपका जान पाए हैं। हम क्या ऐसी उम्मीद करें कि इन फ्यूचर हम फिर से इस प्लेटफॉर्म पर मिलेंगे, क्योंकि इसके बाद बहुत सारे लोग मुझसे डिमांड करेंगे कि आपको फिर से एक बार लाया जाए। भाई जब डिमांड करेंगे तो फिर तो आना ही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना।
तो फिर भविष्य का भविष्य में देखेंगे और भविष्य में समझेंगे उसे। थैंक यू सो मच आपको प्रोग्राम का हिस्सा बनने